12th क्लास बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हेडिंग डालिए आप लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। चैप्टर दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जनन देखिए पुष्पी पादपों का यहां सीधा सा तात्पर्य है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आवृतबीजी पादप। हम बताए थे कि आवृतबीजी पादप और अनावृतबीजी पादप के बारे में मैंने बताया था। इसमें बताया था ये पुष्पीय पादप होते हैं जो आवृतबीजी पादप होते हैं तथा इसमें संवहनीय ऊतक फ्लोएम तथा जैलम अति विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। एक बात और कि इसके बीज के चारों ओर आवरण होता है, आवृतबीजी पादप के बीज के चारों ओर आवरण होता है, ये आवृतबीजी पादप होते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो कई सारी चीजों के बारे में बताए थे। लैंगिक जनन में पहला चीज था क्या, इसमें नर तथा मादा यानी ये एक जनकीय नहीं बल्कि द्विजनकीय होता है। पहला नंबर ये द्विजनकीय होता है, जनकीय होता है। द्विजनकीय का तात्पर्य है कि इसमें नर तथा मादा दोनों होते हैं शामिल, नर तथा मादा दोनों होते हैं शामिल, मादा दोनों होंगे शामिल। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर ये कि इसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा। दूसरा ये है जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका का निर्माण होगा। तीसरा जनन अंग निर्मित होंगे, निर्मित होंगे। निषेचन क्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, उसके बाद शिशु का जन्म होगा। ये सारे और ये अनुवांशिक या बाह्य आकारिकी रूप से जनक के समान नहीं होते, यानी ये अलैंगिक जनन जो अलैंगिक जनन के सीधा विपरीत है। लैंगिक जनन जिसमें कि द्विजनकीय होता है, नर तथा मादा दोनों भाग लेंगे, जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा, जनन कोशिका जनन अंग निर्मित होंगे, निषेचन की क्रिया होगी और युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होगा। ये है आपका लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और कौन कौन से जनन अंग इसमें शामिल होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि पुष्पी पादपों के जनन अंग कौन कौन से हैं। पुष्पी पादपों के जनन अंग के बारे में मैंने बताया था। तो पुष्पी पादपों में जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग, उसके बारे में बताया था पुमंग। मादा जनन को जयांग। पुमंग इसमें कई सारे पुंकेसर होंगे, पुंकेसर, जयांग कई सारे स्त्रीकेसर। अब देखिए कई सारे स्त्रीकेसर मैंने इसके बारे में बताया था, इसमें तंतु और परागकोश होंगे, जबकि इसमें स्त्रीकेसर में वर्तिका और अंडाशय शामिल होंगे। अब पहले एक एक करके देखते हैं। नर जनन अंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालिए पुष्प का नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग, पुष्प का नर जनन अंग, हेडिंग डालिए पुष्प का नर जनन अंग। पुष्प के नर जनन अंग के रूप में क्या है, पुमंग। पुमंग में क्या है, पुंकेसर। अब देखिए जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को दो भागों में बांटेंगे। पुंकेसर को दो भागों में बांट दीजिए। पहला होगा तंतु और दूसरा होगा परागकोश। परागकोश, ठीक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा इसका फिगर बनाते हैं।
ये आपका जो भाग होगा ना, ये आपका परागकोश का भाग होगा, परागकोश। और परागकोश में क्या है? ये परागकण, परागकोश में मौजूद है परागकण। और ये जो है ये तंतु डंठल टाइप से होता है, तंतु होता है, तंतु। ये डंठल टाइप से होता है तंतु। इस डंठल से लगा हुआ ये भाग है परागकोश। और परागकोश में ये दो पाली में है, एक पाली ये, एक पाली ये। और दोनों पाली में देखिए दो दो भाग हैं, एक ये वाला भाग ये और एक ये वाला भाग, यानी दो भाग ये, दो भाग ये, टोटल हो गए 4 भाग। ये चारों के अंदर बीजाणुधानी होता है, ठीक है, बीजाणुधानी होता है, जिसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और ये लघु बीजाणुधानी में परागकण मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिएगा दोस्तों, इसको बना लीजिएगा। ये तंतु का हिस्सा होता है और ये परागकोश का होता है। परागकोश के ये 4 हिस्से हैं, ये दो पाली में बटे हुए हैं। परागकोश 2 पाली में बटा हुआ है और दोनों पाली में 2-2 कोष्ठ हैं, मतलब टोटल कितने कोष्ठ हुए? 4। 2 पाली में 2-2 कोष्ठ, मतलब 4 हो गए। यानी लघु बीजाणुधानी चारों में मौजूद है, यानी 4 लघु बीजाणुधानी है। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में क्या है? परागकण है। परागकण जो जनन कोश का, माता जनन कोश के रूप में है। तो देखिए जो परागकोश है वो परागकोश क्या होता है? पहला नंबर, ये द्विपाली में विभाजित होता है। कितने पाली में विभाजित होगा? द्विपाली में विभाजित, द्विपाली में विभाजित होगा। अब देखिए जो प्रत्येक पाली है, प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, यानी टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 कोष्ठ ये हुआ, क्या हुआ? 4 कोष्ठ ये हुआ। अब देखिए प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, मतलब ये जो हुआ ये 4 कोष्ठ ये हुआ। कौन? परागकोश। अब परागकोश 4 कोष्ठ ये हुआ, तो चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होगा, यानी परागकोश के, परागकोश ये 4 कोष्ठ ये इसको हम 4 कोष्ठीय का 4 कोष्ठीय कहिए या चतुष्कोणीय कहिए, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय होगा। और प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कोने पर, चारों कोनों पर, कोनों पर क्या रहेगा? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होगा। और जो लघु बीजाणुधानी है ये विकसित होकर पराग पुटी का निर्माण करेगा। यानी लघु बीजाणुधानी जब विकसित होगा तो विकसित होकर, लिख लीजिए, विकसित होकर पराग पुटी का निर्माण, पराग पुटी का निर्माण, विकसित होकर क्या करेगा? पराग पुटी का निर्माण करेगा। कौन? लघु बीजाणुधानी जब विकसित हो जाएगा तब पराग पुटी का निर्माण होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी लघु बीजाणुधानी में क्या मौजूद होगा? परागकण। और परागकण क्या है? ये नर जनन कोश क्या है? पुष्प में। देखिए पुष्प में नर तथा लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा दोनों जनन भाग लेंगे। पुष्प का जो नर जनन भाग होगा उसको हम पुंमंग कहते हैं। पुंमंग में कई सारे पुंकेसर होते हैं। पुंमंग में पुंकेसर के 2 भाग, एक तंतु होता है, ये डंठल टाइप से होता है, डंठल टाइप से, डंठल टाइप से होता है। ये जो देख रहे हैं ये होता है। और ऊपर में परागकोश होता है। परागकोश, जो परागकोश है वो द्विपाली में विभाजित होता है। यहां लिखे हैं परागकोश द्विपाली में विभाजित होता है। जैसे हम बोल रहे हैं लिखते जाइए, परागकोश द्विपाली में विभाजित होता है तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो जब प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हुए तो कितना हुए? टोटल 4 कोष्ठ हो गए। तो ये 4 कोष्ठीय हो गया, यानी चतुष्कोणीय। हम यहां लिखे हैं परागकोश चतुष्कोणीय होता है। आप कह सकते हैं परागकोश कितने बार कोण होते हैं? 4 कोण। और चारों कोनों पर क्या मौजूद होता है? लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी के भीतर परागकण होता है। जब लघु बीजाणुधानी विकसित हो जाएगा तो विकसित होकर पराग पुटी का निर्माण करता है।
दोस्तों ये सारा चीजें आप एक बार जरूर ध्यान से इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा लघु बीजाणुधानी। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के बारे में। उससे पहले इसका आप एक नोट्स बढ़िया से तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।